हेलो बच्चों, फिजिक्स विद आशीष में आपका एक बार फिर स्वागत है। आज अपन और इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, कुछ छोटे इम्पोर्टेंट क्वेश्चन अपन करने वाले हैं। अपन ने बड़े जो क्वेश्चन थे वो लगभग सारे कर लिए, ठीक है ना। इसके अलावा भी अगर कोई एक दुक्का होगा तो अपन करवा देंगे। देखो, अगर अपन उन बड़े क्वेश्चंस को तैयार करते हैं जो अपन ने पहले किए हैं, तो आपका डर निकल जाएगा कि भाई किसी भी तरीके का कोई फेल पास होने वाला जो झंझट है वो सारा खत्म हो जाएगा, ठीक है ना। फेल होने वाला कोई झंझट नहीं रहेगा, ठीक है ना। आज अब अपन थोड़े से नंबर और बढ़ाने के लिए और अपने नॉलेज को बढ़ाने के लिए अपन छोटे मोटे क्वेश्चन जो है वो और करने वाले हैं। सबसे पहले आज अपन, जैसे इसमें से मैंने इस चैप्टर में से मैंने कुछ भी नहीं करवाया था पहले वाली वीडियो में, तो आज अपन इस चैप्टर में बीमीय समीकरणों का उपयोग देखने वाले हैं। इसमें से एक क्वेश्चन बनना निश्चित है। तीन बीमीय इनके जो उपयोग थे वो तीन है। वो तीन में अपन तीनों अपन आज देखेंगे। सबसे पहले मैंने कहा एक मात्रक पद्धति से दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तन करना। बीमीय समीकरण का जो उपयोग है, सबसे पहला अपन ने क्या कहा कि किसी भौतिक राशि की एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में रूपांतरित करना। तो कैसे करते हैं, तो एक एग्जांपल अपन जैसे लेते हैं। मान लो कि अपन बोलते हैं कि 1 मीटर इक्वल टू कितना होता है, 100 सेंटीमीटर। वैसे मैं अभी इसका फॉर्मूला बताने वाला हूँ। फॉर्मूला आप लोगों को डायरेक्ट याद रखना है, उसको डेरिवेशन वगैरह में नहीं जाना है आपको। फिलहाल वो कैसे आता है फॉर्मूला मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ रफली वे में। तो मैंने कहा 1 मीटर इक्वल टू क्या होता है, 100 सेंटीमीटर होता है कि नहीं होता। मीटर जो हो गया वो एमकेएस पद्धति में हो गया, सेंटीमीटर किसमें हो गया, सीजीएस पद्धति में। तो मैंने कहा इसके तहत, यानी कि ये तो एक डिजिट आ गई, ये दूसरी डिजिट, इसको मैंने n1 कह दिया, इसको मैंने n2 कह दिया। एक मात्रक पद्धति में उसका मात्रक मीटर है और दूसरी मात्रक पद्धति में वो u2 है, लेकिन ये दोनों क्या है, इक्वल। तो इसके बेस पर मैंने क्या बता दिया आपको, n1 u1 इज इक्वल टू n2 u2 है, ठीक है। अब u1 भाई, अब जैसे जो भी भौतिक राशि अपने पास है, विमा तो सेम रहेगी। अब यहाँ पे मीटर है और ये सेंटीमीटर है तो भौतिक राशि क्या, दूरी या विस्थापन जो भी है वो है अपने पास, ठीक है ना। तो दोनों की विमा क्या होगी, आपको सबको पता है L1 विमा होती है उनकी। क्या होती है उनकी विमा, L1। तो यहाँ पर मैंने कहा कि जो भौतिक राशि अगर वो सेम है तो इसके तहत मैंने कहा इनकी जो विमा हुई पहले मात्रक पद्धति में, उसको मैंने कह दिया m1 की पावर a, L1 की पावर b और t1 की पावर c। इसी प्रकार दूसरी मात्रक पद्धति में मैंने कहा m2 की पावर a, L2 की पावर b और t2 की पावर c है। बोलो यहाँ तक में कोई दिक्कत है, ठीक है। अब मैंने क्या किया, ये वैल्यू यहाँ पे रख दी। तो मैंने कहा n1 इंटू u1 का मान लिख दिया m1 की पावर a, L1 की पावर b एंड t1 की पावर c और इज इक्वल टू n2, और ये हो जाएगा m2 की पावर a, L2 की पावर b और t2 की पावर c, ठीक है। मुझे यहाँ पे मान लो कि ये गिवन नहीं होता, 100 सेंटीमीटर गिवन नहीं है, दिया हुआ नहीं है। तो ऐसी कंडीशन में अपन क्या करते हैं, n2 का मान निकालते। तो n2 का मान अगर मान लो निकालना हो तो मैंने लिखा n2 इज इक्वल टू, अपने पास फॉर्मूला बन गया m1 अपॉन m2 की पावर a, L1 अपॉन L2 की पावर b एंड t1 अपॉन t2 की पावर c। बोलो यहाँ में कोई दिक्कत है क्या, इसमें कोई दिक्कत है क्या? अरे कुछ नहीं है। देखो मैंने क्या किया, n2 यहीं पड़ा रह दिया, इसको उठा के नीचे लगा। m1 अपॉन m2 की पावर दोनों की a है तो लिख दिया, L1 और L1 अपॉन L2 की पावर क्या होगी, दोनों की पावर b है तो b लिख दिया, t1 अपॉन t2 की पावर c है तो मैंने, कोई दिक्कत है क्या इसमें? अपने पास ये फॉर्मूला है। अब इस फॉर्मूले से अपन क्या करेंगे, एक भौतिक राशि को दूसरी भौतिक राशि में, एक पद्धति को दूसरी पद्धति में परिवर्तित कर देंगे। एक भौतिक राशि की एक पद्धति को दूसरी पद्धति में रूपांतरित कर देंगे। आओ करते हैं। जैसे एक क्वेश्चन अपन ने लिया, एक क्वेश्चन क्या लिया अपन ने, 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन। न्यूटन को डाइन में परिवर्तित करो। पहली बात तो न्यूटन किसका मात्रक होता है, अरे न्यूटन किसका मात्रक होता है, न्यूटन होता है बल का मात्रक। न्यूटन किसका मात्रक होता है, बल का। और डाइन भी बल का ही होता है। न्यूटन तो होता है एमकेएस में, डाइन होता है सीजीएस में, समझ रहे हो क्या। तो यानी कि मुझे एमकेएस को सीजीएस में परिवर्तित करना है। किसको, मैंने कहा एमकेएस को किस में परिवर्तित करना चाहता हूं, सीजीएस में परिवर्तित करना चाहता हूं। देखो तीन प्रकार की मात्रक पद्धति होती है, एमकेएस, सीजीएस और एफपीएस में। इनका आपस में रूपांतरण अपन करने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं एमकेएस को सीजीएस में रूपांतरित कर रहा हूं इस क्वेश्चन के तहत। तो देखो क्या है, सबसे पहले मैंने कहा n1 इजिकल टू कितना है, मैंने कहा n1 इजिकल टू 1 है और n2 इजिकल टू कितना है, मैंने कहा ज्ञात करना है अपन, n2 का मान ज्ञात करना है। अच्छा, मैंने कहा यहाँ पर भौतिक राशि कौन सी है, भौतिक राशि कौन सी है भाई, मैंने कहा बल। बल की विमा क्या होती है, मैंने कहा m1 L1 M1 की m1
L1 T माइनस 2, यही तो होगी ना। अरे ये लिखूंगा, बल्कि पता है नहीं पता है तुमको, पता होनी चाहिए। तो M1 L1 T माइनस 2 ये क्या होती है, बल्कि विमा होती है। ठीक है, यानी कि यहां से मेरे पास जो मुझे ये ABC चाहिए थे वो आ गए। क्या हुआ, यहाँ पे A बराबर हो गया 1, B बराबर हो गया 1 और C बराबर हो गया क्या, -2। यही होगा, समझ में आ रहा है। ठीक है, तो अब मैं मान रखता हूं फॉर्मूला हम जानते हैं, हम जानते हैं। क्या जानते हैं भैया अपन लोग जानते हैं कि भैया N2 इजिकल टू होता है N1 इंटू M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर B और T1 अपॉन T2 की पावर C। ये तो जानते हैं। मैंने कहा N2 तो एज इट इज, N1 क्या है, मैंने कहा 1 है। M1 क्या हुआ, मैंने कहा पहली मात्रक पद्धति में M1 यानी कि मास क्या होगा, मैंने कहा केजी में, 1 केजी अपॉन 1 ग्राम। केजी एमकेएस मात्रक है और ग्राम जो है वो किसका है, सीजीएस मात्रक है। ठीक है, इसकी पावर क्या हो जाएगी, मैंने कहा 1। L1 कितना है, मैंने कहा 1 मीटर और L2 भैया एनकेएस में तो है 1 मीटर लिख दिया। L2 क्या है सीजीएस में, यानी कि 1 सेंटीमीटर की पावर कितना 1, बी का मान कितना है 1 है। और लास्ट हो गया 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड की पावर कितनी है, मैंने कहा -2। बोलो आया कि नहीं आया, यानी N2 इज इक्वल टू आ गया 1 केजी को तो मैंने लिख दिया 1 तो है, इंटू 1 केजी को मैंने लिख दिया क्या, 1000 ग्राम। ठीक है, नीचे 1 ग्राम ही, पावर 1, मीटर को मैंने सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लिया, मैंने कहा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाय 1 सेंटीमीटर। आपकी इच्छा है ग्राम को किलोग्राम में बदल लो, भाई मुझे तो ये दोनों चीज सेम चाहिए। ये मीटर है तो नीचे वाला मीटर बना दो, या ये सेंटीमीटर है तो ऊपर वाले को सेंटीमीटर बना दो। समझ रहे हो क्या, दोनों ऊपर नीचे, ताकि वो कैंसिल आउट हो जाए। 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड मैंने कहा 1 ही हो गया, और उसकी पावर चाहे कुछ भी हो 1 ही रहेगा, हाँ या ना, समझे कि नहीं समझे। तो यानी N2 का मान यहाँ से आप सॉल्व करते हो तो ये तो 10 की पावर 3 है और ये 10 की पावर 2 है, तो कितना आ जाता है, 10 की पावर 5 आ जाता है। समझे कि नहीं समझे, क्या आ गया, 10 की पावर 5। यानी अपना आंसर क्या हुआ, मैंने कहा 1 न्यूटन इज इक्वल टू 10⁵ डाइन। अरे कर लोगे क्या, ये अपन ने एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में कन्वर्ट कर दिया। ठीक है, एक और क्वेश्चन अपन देख लेते हैं फटाफट से। जैसे अगर आपसे पूछ लिया क्या, जी का मान एमकेएस पद्धति में 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, क्या जी इज इक्वल टू इन एमकेएस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक है, यानी कि सबसे पहले अपन को, और इसको अपन को कन्वर्ट करना है सीजीएस में। किसमें कन्वर्ट करना है इसको, सीजीएस में कन्वर्ट करना है। तो मैंने कहा भैया देखो, यहाँ पे N1 का मान तो हो गया 9.8 और N2 का मान मुझे ज्ञात करना है। सही बात है। भौतिक राशि की बात करूं तो भौतिक राशि कौन सी हुई, बताओ, त्वरण। भौतिक राशि कौन सी हुई, मैंने कहा त्वरण। भाई जी क्या होता है, गुरुत्वीय त्वरण, भौतिक राशि त्वरण ही हुई ना। तो त्वरण की क्या होता है, मैंने कहा बताओगे बीमा क्या होती है, बताओगे क्या, मैंने कहा m0 L1 T-2। अरे सब जानते हैं, ये तो होती है वेग में परिवर्तन की दर को कहते हैं, तो ये L1 T-2 होती है। अच्छा, यानी कि A बराबर तो आ गया 0, B बराबर आ गया क्या 1 और C बराबर आ गया -2। सही है, कर लेंगे। हम जानते हैं क्या जानते हो भैया, वही जानते हैं जो अभी लिखा था N2 इक्वल टू N1 और M1 अपॉन M2 की पावर A, L1 अपॉन L2 की पावर मैंने कहा B और T1 अपॉन T2 की पावर मैंने क्या कह दिया C। N2 इज इक्वल टू, N1 का मान है 9.8, M1 अपॉन M1 वो मैंने कहा 1 kg अपॉन 1 ग्राम की पावर कितनी है, मैंने कहा A इक्वल टू 0। L1 कितना है, मैंने कहा 1 मीटर अपॉन 1 सेंटीमीटर की पावर कितनी है, मैंने कहा B यानी 1 है। और ये हो जाएगा 1 सेकेंड अपॉन 1 सेकेंड, पावर कितनी है, मैंने कहा -2 है। ठीक है, किसी की भी घात अगर 0 हो तो वैल्यू कितनी हो जाती है, 1 हो जाती है। पता है क्या, किसी की भी पावर अगर 0 हो तो क्या हो जाती है, समझ गए क्या, इनटू। अब इसको क्या लिख दूंगा, मैंने कहा 100 सेंटीमीटर डिवाइडेड बाई 1 सेंटीमीटर, पावर कितनी है, मैंने कहा 1।
और इधर ये 1 सेकंड अपॉन 1 सेकंड, ये 1 की पावर -2, मैंने कहा 1 क्या बन जाएगा 9.8 इंटू ये क्या हो गया 100, ठीक है, कितना हो जाएगा 980। अब क्या हो जाएगा सेंटीमीटर पर सेकंड स्क्वायर। ये अपन ने किसमें चेंज कर दिया, सीजीएस में चेंज कर दिया। बोलो कोई दिक्कत नहीं है, कर लोगे, ठीक है। ये अपन ने एक मात्रक पद्धति को दूसरे मात्रक पद्धति में परिवर्तित कर लिया। अब अपन क्या करने वाले हैं, अब अपन एक और इसकी जो उपयोग है वो करेंगे। वो कौन सा है, मैंने कहा सूत्र की सत्यता की जांच करना। दूसरा जो है वो क्या है, वही नोट करना चाहते हो तो स्क्रीनशॉट ले लो, ठीक है। अभी दूसरा अपन देखते हैं। दूसरा क्या, सूत्र की सत्यता की जांच करना। इसको अपन एक क्वेश्चन से ही देखेंगे। क्वेश्चन मैंने कहा कि विमीय दृष्टिकोण से जांच करो कि 1/2 mv² इज इक्वल टू होता है mgh। ये कोई फॉर्मूला नहीं है, मैं यहां पे इसकी जांच करवाना चाहता हूं कि क्या ये विमीय दृष्टिकोण से सही है या नहीं। समझ रहे हो क्या, एक अपन ने फॉर्मूला बेस्ड मतलब एक इक्वेशन अपन ने लिख दी एक तरीके से, और मैं ये जानना चाहता हूं कि क्या ये इक्वेशन विमीय दृष्टिकोण से सही है या गलत। अपन ये देखने वाले, अपन क्या करेंगे, मैंने कहा दो साइड होगी, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। इस साइड की विमा निकाल लूंगा, इस साइड की विमा निकाल लूंगा, अगर दोनों सेम आ गई तो होगी जांच। समझे कि नहीं समझे, तो देखो। अच्छा एक चीज बता दूं, यदि कोई फॉर्मूला, ध्यान से सुनना, यदि कोई फॉर्मूला विमीय दृष्टिकोण से सही है तो वो फॉर्मूला सही हो सकता है, गारंटी नहीं है कि वो पूर्ण रूप से सही हो। लेकिन अगर कोई फॉर्मूला विमीय दृष्टिकोण से गलत है तो वो निश्चित रूप से गलत ही होगा, ठीक है। कोई दिक्कत, ध्यान में रखो क्या कहा मैंने कहा अगर कोई फॉर्मूला विमीय दृष्टिकोण से सही है तो वो फॉर्मूला सही हो सकता है, लेकिन अगर विमीय दृष्टिकोण से अगर गलत है तो वो निश्चित रूप से गलत होगा, ठीक है। तो मैंने कहा अभी इसकी जांच कर लेते हैं अपन लोग। मैंने कहा LHS लेफ्ट हैंड साइड क्या है, मैंने कहा 1/2 mv², जहां m क्या है द्रव्यमान है, v वेग है, g गुरुत्वीय त्वरण है और h क्या है हाइट है, ठीक है। तो देखते हैं अपन लोग, मैंने कहा 1/2 की कोई विमा नहीं होती है, ये अंकीय राशि है तो 1/2 की कोई विमा नहीं होती। तो m की विमा कितनी होती है, सबको पता है m1 कितनी होती है m1। v की विमा कितनी होती है पता है आपको, मैंने कहा L1t-1 होती है। समझ रहे हो क्या, ध्यान रखना विमा जब भी किसी की लिखते हैं तो ऐसे बॉक्स में बंद करते हैं, ठीक है। v की विमा ये, तो यानी कि इस लेफ्ट हैंड साइड की विमा अगर अपन निकालें तो हाफ mv² इज इक्वल टू, मैंने कहा हाफ की कोई विमा नहीं है, इसकी लिख दी m1 और v की लिख दी मैंने कहा L1t-1 का होल स्क्वायर, यानी कि इसकी विमा आई लेफ्ट हैंड साइड में, मैंने कहा m1 L2t-2, यही होगी क्या, यही तो होगी राइट हैंड साइड। RHS और निकाल लेते हैं, RHS निकाले, मैंने कहा RHS में है mgh, तो m की विमा क्या होगी भाई, बता सकते हो क्या, वही होगी जो अभी लिखी थी। g की विमा क्या होगी, मैंने कहा g क्या है गुरुत्वीय त्वरण, त्वरण की विमा क्या होती है भैया L1t-2। अगर भैया विमा निकालनी नहीं आती हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे कमेंट करके बोल देना, उसका भी एक लेक्चर बना दूंगा, ठीक है। लेकिन ये मानते हैं कि आती है भैया, आप जहां पहुंच चुके हैं अपन लोग आती है, क्योंकि मैं अभी उन बच्चों को नहीं पढ़ा रहा हूँ जो अभी जस्ट 10th पास होके 11th में आएंगे, उनको नहीं पढ़ा रहा हूँ, मैं उनको पढ़ा रहा हूँ जो 12th में होने वाले। अभी कुछ 10-15 दिन बाद में आरबीएससी, 10 दिन भी शायद नहीं है तो 10 दिन बाद में या 5-7 दिन बाद में आरबीएससी की एग्जाम होने वाली है, ठीक है।
तो वहां पर अपन लोग जो है अपन परफॉर्म कर पाए, इजीली पास हो जाए, है उसके लिए अपन काम कर रहे हैं, है ना। और इनफैक्ट अब जो काम करना स्टार्ट कर दिया है मैंने, अब जो 4-5 दिन और वीडियो में बनाऊंगा इसके इस और बाकी और वीडियो बनाऊंगा नीट का भी, एक मैं मॉडर्न क्लास का एक वीडियो लेके आने वाला हूँ, ठीक है ना। मॉडर्न क्लास का अपन एक वीडियो देखेंगे, एक ही मतलब मॉडर्न फिजिक्स पूरी देखेंगे, ठीक है, नीट लेवल, और उसमें आप लोग आईआईटी लेवल भी आराम से कर लोगे, कोई उसमें टेंशन नहीं होगी। लेकिन अभी फिलहाल जो है मेरा टारगेट जो है वो 11th वाले बच्चे जो है जो अभी 12th में होने वाले वो, ठीक है। जी की विमा की बात मैंने की L1T-2, अरे यही तो होगी। फिर बच गया एच, एच की विमा क्या होगी भैया, एच की विमा मैंने कहा L1 होगी, सही है। वैल्यू रखो, मैंने कहा रखते आओ, यानी कि MgH इज इक्वल टू, मैंने कहा M1, जी की हो गई L1T-2, एच की विमा क्या हो गई भैया L1, यानी अपन इसको सॉल्व करें, मैंने कहा M1L2T-2, अरे यही आएगा क्या M1L2T-2, हाँ या ना। तो यानी कि अपन देखते हैं कि LHS बराबर क्या आ रहा है, RHS आ रहा है। इसका मतलब ये है कि ये जो समीकरण अपन को दी गई है वो विमीय दृष्टिकोण से तो सही है, ठीक है। लेकिन अगर अपन विमीय दृष्टिकोण से तो सही कह सकते हैं, लेकिन वो वास्तव में सही है नहीं है, इसके बारे में 100% श्योर नहीं, क्योंकि मान लो कि यहाँ पे हाफ नहीं दिया हुआ होता, हाफ की जगह कोई भी डिजिट दी होती तो भी ये तो विमीय दृष्टिकोण से बराबर ही आते ना। लेकिन हाफ से या और कोई डिजिट से ये फॉर्मूला तो गलत हो सकता था। मेरी बात समझ में आ रही है क्या, कि ये कांस्टेंट की कोई विमा नहीं होती है, इस कांस्टेंट की का मान बदलता रहता है, ठीक है। अभी अपन एक और देखिए क्या, चलो एक और क्वेश्चन कर लेते हैं। देखो एक और क्वेश्चन देखते हैं। एक फॉर्मूला है T इज इक्वल टू 2π√L/g। अरे देखा था क्या ग्रेविटेशन वाले चैप्टर में अपन ने, निकाला भी था, निकाला था क्या, नहीं मतलब वैसे ग्रेविटेशन वाले में अपन ने किया होगा, यहाँ पे अपन ने ये फॉर्मूला डिराइव नहीं किया अपन ने वीडियो में, वैसे ये है ग्रेविटेशन वाला, T इज इक्वल टू 2π√L/g। एसएचएम वाले में आया था ना, ठीक है। T इज इक्वल टू 2π√L/g। फिलहाल अपन इसको विमीय दृष्टिकोण से, ये T क्या है, जहां T टाइम पीरियड, क्या बोलते हैं, आवर्तकाल, आवर्तकाल। 2π तो कांस्टेंट है, 2 और पाई दोनों कांस्टेंट है, मैंने कहा L क्या होता है, मैंने कहा लंबाई। कोई अपने पास सिंपल पेंडुलम के लिए अपन ने फॉर्मूला डिराइव किया था ना ये अपन ने, तो L इज इक्वल टू लंबाई है और G क्या है, गुरुत्वीय त्वरण, गुरुत्वीय त्वरण, ठीक है। इसको अपन ने देखा, सबसे पहले मैंने LHS लिया, LHS में क्या है, मैंने कहा T क्या, आवर्तकाल। तो आवर्तकाल की अगर मैं विमा निकालूं तो मैंने कहा ये इसकी विमा हुई T की विमा, T की विमा क्या होगी भाई, मैंने कहा M0 L0 एंड T1, आया ना। दूसरा मैंने कहा एक और क्या चीज है भाई, RHS, और क्या है RHS, RHS में क्या है 2π√L/g, ये तो है। मैंने कहा 2π की कोई विमा नहीं होती, अंडर रूट लगा दिया। L क्या है, मैंने कहा M0 L0 एंड T1, और G की विमा क्या है, G की विमा क्या होती है M0 L1T-2 अंडर रूट में, ठीक है। सॉल्व करो उसको, मैंने कहा ऊपर T1 है, सिर्फ T1 ही तो है, तो ये ऊपर जाएगा तो कितना हो जाएगा, क्या हो जाएगा बताओ, भाई M तो 0 ही रहेगा, L हो जाएगा -1, सॉरी ये जो है इसकी यहाँ पे L1 है और ये T0 है, ठीक है। तो यहाँ पर देखो क्या हो जाएगा M0, L1 से L1 कट गया तो यानी L भी 0, ये ऊपर चला जाएगा T की पावर 2, और यही तो होगा, और ये किसमें है अंडर रूट में, क्या बन जाएगा M0 L0 अंडर रूट से हटाएंगे तो T की पावर 1, क्या हुआ LHS क्या है, LHS भी यही है, RHS भी यही है, कह सकते हैं LHS इज इक्वल टू RHS, ठीक है। यानी कि ये फॉर्मूला विमीय दृष्टिकोण से तो सही है, ठीक है, लेकिन 100% सही है नहीं, से अपन इसकी गारंटी ले सकते, क्योंकि 2π का मान जो है
वो कुछ और भी लिखते तो भी ये विमीय दृष्टिकोण से सही आता, लेकिन फॉर्मूला क्या हो जाता, गलत। ये सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला याद हो तो आपको, ठीक है। ठीक है, अब अपन देखते हैं इसका विमीय समीकरणों के उपयोग के तीसरा उपयोग अपन देखते हैं, क्या, सूत्र निर्माण। तीसरा क्या, सूत्र निर्माण। आओ करते हैं। सूत्र निर्माण तीसरा, क्वेश्चन से ही करते हैं। आओ, क्वेश्चन क्या है कि एक सिंपल पेंडुलम है, एक सिंपल पेंडुलम है, और उस सिंपल पेंडुलम में अपन एक बॉब लटका रखा है, मतलब एक गोलक लटका रखा है, उसका द्रव्यमान स्मॉल एम है, ठीक है। जिस धागे से लटका रखा है उसकी लंबाई स्मॉल एल है, गुरुत्वीय त्वरण जी है, और जब वो एसएचएम करता है, सिंपल हार्मोनिक मोशन, सरल आवर्त गति करता है, तो गति के दौरान उसका आवर्त काल टी होता है। मैं यही तो ले रहा हूं वापस, देखो इसी का अपन डिराइव करते हैं विमीय विधि से, ठीक है। तो इन भौतिक राशियों में परस्पर संबंध ज्ञात कीजिए। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? अरे मेरी बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? मार्कर कहां गया? ये रहा, ठीक है। तो इन भौतिक राशियों में परस्पर संबंध चाहिए अपन को, तो कैसे निकालें वही संबंध अपन आराम से निकालें। मैंने कहा किसी भी एक भौतिक राशि को लेफ्ट हैंड साइड में रख देंगे, बाकी जो बच गई उस भौतिक राशि को राइट हैंड साइड रख देंगे, ठीक है ना। तो रखकर अपन इसको सॉल्व करेंगे। अपने पास इसका क्या जाएगा, फॉर्मूला आ जाएगा, कोई दिक्कत। देखो जैसे मान लो मैंने टी को लेफ्ट हैंड साइड रखी है, ठीक है, और टी मैंने कहा समानुपाती है, प्रोपोर्शनल टू एम की पावर ए, एल की पावर बी और जी की पावर सी, ठीक है। अगर मैं प्रोपोर्शनल को हटा देता हूं तो क्या जाएगा, इजिकल टू, और एक लगा दूंगा कांस्टेंट के। बस यही एक सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि अपन इस के का मान अपन निकाल नहीं सकते। के का मान अगर अपन डिराइव कर लेते तो और कोई विधि पढ़ने की जरूरत ही नहीं थी। समझ रहे हो क्या? सारे फॉर्मूले अपन इस विमीय विधि से निकाल देते हैं, जी की पावर सी, ठीक है। तो ये अपने पास, अब ये यहां पर ए बी सी की वैल्यू अपन निकाल लेते हैं। कैसे निकाले, देखो सबसे पहले मैंने कहा एलएचएस। एलएचएस को कौन है, मैंने कहा टी है, टी की विमा कितनी होगी, मैंने कहा वही होगी m0 l0 और t, ठीक है। आरएचएस, आरएचएस में क्या है, मैंने कहा के कांस्टेंट है, इसकी विमा विमाहीन है। के चलो पहले लिख दे, के तो विमाहीन हो गया। एम हो गया, मैंने कहा m1। एल की विमा क्या होगी, मैंने कहा l1, ठीक है। और जी की विमा क्या होगी, मैंने कहा l1t-2। सही है, कह रहे ठीक है। अब मैंने कहा इनको यानी कि अपन रखें, अगर इक्वेशन में रखें इनकी विमा, तो देखो क्या होगी। इक्वेशन में अगर अपन की विमा रखें तो टी लेफ्ट हैंड साइड में रखा, तो मैंने कहा m0 l0 एंड t1, यही होगा क्या, इज इक्वल टू, राइट हैंड साइड में रखो, मैंने कहा के की कोई विमा नहीं है, और फिर है मैंने कहा m की पावर a, यानी m1 की पावर कितनी है, a। फिर मैंने लिखा किसकी, l की, यानी कि l1 की पावर मैंने क्या लिख दी, b। और इधर क्या है, g है, g कितना है, यानी l1t-2 की पावर क्या है, c। समझ में आ रहा है क्या? करेक्ट। क्या किया, मैंने कहा ये जो विमा इधर रख दी, इन तीनों को इधर रख दिया, पावर a, b और c, ठीक है। यहाँ पे क्या है, लेफ्ट हैंड साइड में मैंने कहा m की पावर 0, l की पावर 0 और t की पावर 1 इज इक्वल टू, मैंने कहा यहाँ है m की पावर a, l की पावर देखो b, एक तो गया l की पावर b और एक हो गया l की पावर, मैंने कहा c, अरे सही बात है क्या, और t की पावर -2c। समझ रहे हो क्या? थोड़ा सॉल्व कर लो इसको, क्या हो जाएगा, m की पावर 0, l की पावर 0 एंड t की पावर 1, और यहां हो जाएगा मैंने कहा m की पावर a, l की पावर b प्लस c और t की पावर -2c, ठीक है। क्या होगा, मैंने कहा a इज इक्वल टू तो आ गया 0, b प्लस c इज इक्वल टू क्या जाएगा भाई, मैंने कहा 0, और -2c इज इक्वल टू क्या गया, मैंने कहा 1। देखो तीन समीकरण है, तीन समीकरण है और तीन ही वेरिएबल है, निकाल सकते हैं वैल्यू। देखो एक ही तो आ गई, a इज इक्वल टू 0 आ गया, ठीक है। अगर a इज इक्वल टू 0 और c भी आ गया, c इज इक्वल टू, इससे अगर c निकाले, c इज इक्वल टू क्या आ गया, माइनस का हाफ, और c की वैल्यू जब मैं यहां रखूंगा, c की वैल्यू, चलो इसको 1 2 और ये 3 कह देते हैं, 3 को
2 में रखने पर, तो सी बराबर ये रखूंगा बी प्लस, लेकिन है कितना माइनस हाफ इजिकल टू 0, यानी बी इजिकल टू आ जाएगा प्लस हाफ। अरे आया कि नहीं आया? समीकरण नंबर 4। यह मान समीकरण, इसको मान लो ए दे दिया, ए बी सी के मान, समीकरण 1, 3 व 4 से ए बी सी के मान समीकरण ए में रखने पर और रखते हैं, तो मैंने कहा टी बराबर आ जाएगा के एम की पावर ए, एम की पावर 0, फिर क्या है एल की पावर बी, बी कितना है मैंने कहा हाफ, और सी कितना है, सॉरी जी हाँ सी कितना है भाई, सी की पावर माइनस हाफ। अरे यही तो आएगा। इससे अपने पास फॉर्मूला क्या हो जाएगा, किसी की भी घात 0 होती है तो वो वैल्यू हो जाती है 1, ये तो क्या के, और ये हो गया अंडर रूट एल, और इसको मैं नीचे ले जाता हूं, क्या हो जाएगा अंडर रूट जी, और यही तो होगा, ये जी नीचे आ जाएगा प्लस का हाफ बन जाएगा, अंडर रूट लगा देंगे, यानी क्या बन गया टी इज इक्वल टू बन गया के अंडर रूट एल अपॉन जी। अरे ये सिंपल पेंडुलम वाला फॉर्मूला ही तो है, टी इज इक्वल टू 2 पाई अंडर रूट एल अपॉन जी। वहां पे 2 पाई आता था जब अपन डिराइव करते थे सिंपल पेंडुलम में, लेकिन यहाँ पर कोई 2 पाई नहीं आया। क्यों? क्योंकि ये यहाँ पे कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, यहाँ पे अपन मतलब v में विधि से इस k की वैल्यू अपन नहीं निकाल सकते, लेकिन v में दृष्टिकोण से फॉर्मूला सही है। अभी थोड़ी देर पहले इसकी सत्यता की जांच हुई अपन ने की, मेरी बात समझ में आएंगी। इस प्रकार आज हमने जो पढ़ा है वो क्या पढ़ा है, v में समीकरणों का उपयोग पढ़ा है, और उसके 3 मेथड थे। कौन कौन से? पहला मैंने कहा एक मात्रक पद्धति को दूसरी मात्रक पद्धति में परिवर्तित करना, दूसरा मैंने कहा सत्यता की जांच करना, और तीसरा मैंने कहा फॉर्मूला सूत्र निर्माण। क्या देखा? सूत्र निर्माण। ठीक है, ये तीनों मेथड अपन ने देख लिए। ज्यादातर जो क्वेश्चन है या तो ये पूछा जा सकता है, ठीक है, और ये क्वेश्चन आ सकता है भैया आपके ना, आपके फाइनल एग्जाम में ये क्वेश्चन आ सकता है, या अपन ने जो पढ़ा था क्या 1 न्यूटन इज इक्वल टू कितने डाइन, वो क्वेश्चन आ सकता है। एक क्वेश्चन आप और अपने अपने हिसाब से कर लेना, क्या एक अर्ग इज इक्वल टू कितने, सॉरी 1 जूल इज इक्वल टू कितने अर्ग, ये वाला क्वेश्चन कर लेना। तो बस आज के समाचार अपन लोग यही समाप्त करते हैं। नमस्कार।